अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे तुर्की में टूरिस्ट रेजिडेंस परमिट लेने के 12 फायदे क्या हैं। नॉर्मल रेजिडेंस परमिट और अर्जेंट रेजिडेंस परमिट में क्या फ़र्क है। आपको कौन सा टूरिस्ट रेजिडेंस परमिट लेना चाहिए। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है। वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक हूँ। सर आप हमें ये बताएं कि नॉर्मल टूरिस्ट रेजिडेंस परमिट और अर्जेंट टूरिस्ट रेजिडेंस परमिट में क्या फ़र्क है। जी कलीमुल्लाह, बहुत अच्छा टॉपिक है आज आपका। बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि टूरिस्ट रेजिडेंस परमिट कितनी किस्म का है और इसके साथ साथ टूरिस्ट रेजिडेंस परमिट के फ़ायदे क्या हैं। तो इसीलिए आज हमने जो मेन फोकस किया है वो टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट को किया है, ताकि इसके मतलब आपको हर हर किस्म की इंफॉर्मेशन मिल जाए। जब आप टर्की इस्तांबुल आते हैं तो आपका सबसे पहला काम जो होता है वो टूरिस्ट रेजिडेंस परमिट ही लेना होता है। तो हमने इसी स्टेप को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए इस हवाले से जितनी भी डिटेल इंफॉर्मेशन मुमकिन है वो आपको इंशाल्लाह आज इस वीडियो में हम बताएंगे। सबसे पहले तो आप ये देखें कि अगर आपके पास टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट है तो आप टर्की के तकरीबन 66 एयरपोर्ट हैं जिन पर आप लैंड कर सकते हैं और साथ ही साथ आप वहाँ से फ्लाई कर सकते हैं, यानी कि वहाँ से आप आ और जा सकते हैं। सपोज़ करें जब आप फर्स्ट टाइम आए थे तो आप सिर्फ इस्तांबुल पे, मोस्टली जो ज़्यादातर लोग हैं वो इस्तांबुल पे लैंड करते हैं, ठीक है। और लेकिन जाने के लिए इसी तरह वो दूसरे किसी एयरपोर्ट का इंतखाब कर सकते हैं। इसी तरह से ये है कि आप 66 इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है टर्की के, उनसे आ जा सकते हैं। साथ ही साथ 180 हार्बर्स, यानी कि जो सी पोर्ट होता है जहाँ से वो आप बोट्स के ज़रिए, शिप्स के ज़रिए आ जा सकते हैं, वो तकरीबन टर्की में 180 के करीब हैं। ब्लैक सी पर, मेडिटेरियन सी पर, बासफोरस पर, तो वहाँ पर भी आप आ जा सकते हैं वहाँ से। और इसके साथ साथ 26 जो लैंड बॉर्डर हैं, लैंड बॉर्डर के पॉइंट्स हैं, उनसे भी आप आ जा सकते हैं। जब आपके पास टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट होता है तो आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं होती। अगर 1 साल का है तो पूरे 1 साल में आप जितनी दफ़ा चाहें आ जा सकते हैं, और अगर 2 साल का है तो तब भी आप जितनी दफ़ा चाहें आ जा सकते हैं, और इसमें लगातार रहने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये तो एक ओवरऑल है कि इसका फ़ायदा क्या है। अब देखें, नॉर्मल रेजिडेंस परमिट जो है अगर आप इस्तांबुल से अप्लाई करते हैं तो आपको तकरीबन 6 से 8 हफ्ते का ये टाइम लग जाता है। और इसमें हमने जैसे बताया, अगर आपके पास रेंटल एग्रीमेंट है और 1 साल की इंश्योरेंस है, और उसके साथ साथ आपके पास जो है वो कुछ जैसे रेंटल एग्रीमेंट की बात की, इंश्योरेंस की बात की, और आपका पासपोर्ट और तस्वीरें वगैरह, ये कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप ये सबमिट करवाते हैं तो आपको जो गवर्नमेंट की फ़ीस होती है और आपको प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है, और 6 से 8 हफ्तों में आपको इस्तांबुल में मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। लेकिन दूसरे शहरों में अगर आप अप्लाई करते हैं, सपोज़ करें इज़मीर है, अनकारा है, या किसी और शहर में, तो वहाँ फॉरेनर कम होते हैं, इसलिए आपको वहाँ पर 1 महीने में या इससे भी कम अरसे में मिल सकता है। अब बात ये कि अगर तो आप वहाँ पर रेंट लेते हैं प्रॉपर्टी, मतलब 1 साल के लिए आपने रेंट जब लेना होता है तो आपने 3 महीनों का किराया एडवांस देना होता है, कम से कम की बात कर रहा हूँ, और उसमें 1 महीने का किराया आपने प्रॉपर्टी डीलर को देना होता है। तो ये तो अगर एक्चुअल आप वहाँ पर रहें फैमिली के साथ और एक्चुअल जाके रियल एग्रीमेंट करते हैं तो तभी आपको वो सूट करता है। लेकिन जब आप एक्चुअल रह नहीं रहे होते, आप सिर्फ रेजिडेंस परमिट बनवाते हैं और उसके बाद आपने वापस आना होता है कुछ अरसे के बाद, और आपने इस तरह से आगे ट्रैवल करना होता है, या अपने बिजनेस के लिए आना जाना है आप, या शेयर अकोमोडेशन में रहना है, आपने किसी के साथ घर आपने लेकर उसके साथ शेयरिंग में रहना है, तो फिर तो वो आपको अफोर्ड नहीं करेगा। तो वो फिर ये करते हैं कि जो कंसल्टेंट होते हैं आप उनके साथ रब्ता करते हैं, और वो आपको तकरीबन एक नॉर्मल 250, 300, 400, 350, उनके डिफरेंट कंसल्टेंट के डिफरेंट प्राइसेस हैं, वो आपके लिए फिर सारे जो है रेंटल एग्रीमेंट अरेंज करते हैं, और ट्रैवल इंश्योरेंस जो वो अरेंज करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके आपका वो पूरा केस तैयार करके सबमिट करवाते हैं। तो एक रफ एस्टिमेट ले लेते हैं, सपोज करें कि उसका $300 नॉर्मल की फ़ीस है, वो सारा पूरे केस का लेंगे,
तो इसी तरह से अर्जेंट जो है वो 10 वर्किंग डेज में आपको मिल जाता है। तकरीबन उसकी $1000 फ़ीस है। फ़ीस से मुराद ये है कि उसके चार्जेस हैं, लेकिन वो तो हर बंदा मुख्तलिफ है, कोई 900 ले लेगा, कोई 800 ले लेगा, कोई जितना, क्योंकि उन्होंने वो रेंटल एग्रीमेंट, इंश्योरेंस और बाकी सारी चीज़ें अरेंज करने के हर बंदे ने अपना एक सर्विस चार्जेस रखे हुए हैं। हम एक नॉर्मल सा एवरेज सा बात कर रहे हैं, 300 नॉर्मल के कर लें, $1000 अर्जेंट के कर लें। अब बात ये है कि अगर आप सपोज करें आपने वापस जाना है, जल्दी जाना है और आपका बड़ा नुकसान हो सकता है, या आपका बिजनेस या जॉब की कोई मजबूरी है, तो ऐसी सूरत में ये होता है कि आप अप्लाई करके, तो आपको चाहिए कार्ड भी अगर जल्दी चाहिए, तो आप फिर उस सूरत में ये पैसा खर्च करते हैं। लेकिन अगर आपने टर्की में ही रहना है, यहाँ पर प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, यहाँ पे कोई बिज़नेस करना है, यहाँ पे कुछ भी करना है, तो फिर आपको जल्दी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से उनसे ज़बान सीखें, इलाके को समझें, ट्रैवल करें। आपके पास जो रजिस्ट्रेशन स्लिप होती है वही काम करती है कि आप लीगल हैं, ठीक है। तो ऐसी सूरत में आपको एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल जो है रेजिडेंस परमिट लें, आपको जब भी मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अर्जेंट ऐसे लोगों को चाहिए होता है, सपोज करें कि वो एक बड़ा इन्वेस्टर है और उसका कुछ ज़्यादा नुकसान हो सकता है, वो चाहता है कि उसे 10 दिनों में वो रेजिडेंस परमिट मिल जाए और वो उसके साथ ट्रैवल कर जाए, और उसके बाद फिर वो दोबारा उसको वीज़ा ना लेना पड़े और वो उसी पे आता जाता रहे, तो उसके लिए $1000 कोई मान ही नहीं रखता। लेकिन एक जो दूसरा बंदा है, बहुत से लोगों के लिए $1000 बहुत ज़्यादा मान ही रखते हैं। तो उन्होंने रहना भी टर्की में है, प्रॉपर्टी भी ख़रीदनी है, या भी बिज़नेस रजिस्टर करवाना है, या कुछ भी करना है, तो वो आसानी से नॉर्मल रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं। दूसरी अहम बात यहाँ पर ये आप जहन में रखें कि अगर आपने इस्तांबुल में रेजिडेंस परमिट लिया है, तो आप चाहे अजमेर में रहें, आप चाहे अनकारा में रहें, आप चाहे बुरसा में रहें, या आप वहाँ पे बिज़नेस रजिस्टर करें, पूरे टर्की में जहाँ चाहे बिज़नेस रजिस्टर करवा सकते हैं। पूरे टर्की में जहाँ चाहे आप प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, जहाँ चाहे ट्रैवल कर सकते हैं। यानी कि ये सिर्फ एक टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट है जो इस्तांबुल से आपने अप्लाई किया, लेकिन आप बिज़नेस जहाँ चाहे रजिस्टर करवा सकते हैं, प्रॉपर्टी भी जहाँ चाहे ले सकते हैं। इसका कोई आपके आने वाले वक्त के डिसीजन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पे। यानी कि बहुत से लोग ये डरते हैं कि अगर मैंने इस्तांबुल में ले लिया प्रॉपर्टी, ये टूरिस्टिक रेजिडेंस, तो मैं इज़मीर में बिज़नेस कैसे रजिस्टर कराऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप पूरे टर्की में जहाँ चाहें बिज़नेस रजिस्टर करवा सकते हैं, जहाँ चाहें आप घर भी किराए पे ले सकते हैं, और ऑनवर्ड अपना प्रॉपर्टी भी रेजिडेंस ले सकते हैं। तो इस हवाले से जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई हमारा भाई तुर्की में विजिट वीज़े पे आता है तो उसको तुर्की में कौन सा रेजिडेंस परमिट लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए? जी कलीमुल्ला, इसमें देखें कि जब कोई विजिट वीज़े पर आता है, जी सर। तो टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट ही उसने लेना है मोस्टली। ठीक हो गया सबसे सर। पहला स्टेप तो ये है। अगर बहुत से लोग उनके पास विजिट वीज़ा 2 माह का, 3 माह का है, तो वो फिर प्रॉपर्टी मतलब ख़रीद कर 10-15 दिन में, 3 हफ्ते में वो प्रोसेस करने के बाद उस प्रॉपर्टी, उसी रेजिडेंस परमिट, उसी वीज़े पर ही रेजिडेंस ले सकते हैं, यानी प्रॉपर्टी रेजिडेंस ले सकते सही हैं। हो गया सर। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है, मसलन 7 दिन का है, 10 दिन का है, 14 दिन का है। तो इतने शॉर्ट टाइम में प्रॉपर्टी ढूंढना और फिर उस पर प्रॉपर्टी रेजिडेंस अप्लाई करना, उसके लिए टाइम टेकिंग है। बिल्कुल सर, तो ऐसे ऐसी ही। सूरत में ज़रूरी होता है कि आप पहले टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर दें, ताकि आपका वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी आप लीगल ही रहें। जी सर, ठीक हो तो गया। ऐसे लोग जिनके पास 2 या 3 महीने का विजिट वीज़ा है, कि उनके पास मल्टीपल 1 साल का होता है, तो या फिर वो 2 महीने का है, 3 महीने का है, तो ऐसे लोगों को तो नहीं ज़रूरत है। जी सर। वो डायरेक्ट प्रॉपर्टी ढूंढते हैं, ढूंढ कर प्रॉपर्टी लेने के बाद प्रॉपर्टी रेजिडेंस ही ले लें। या अगर उन्होंने बिजनेस रजिस्टर करवाना है, तो बिजनेस रजिस्टर करवाने के बाद बिजनेस रेजिडेंस ले लें। जी सर, ठीक हो गया। लेकिन ऐसे लोग जिनके पास वीज़ा शॉर्ट टर्म है, मतलब 6 दिन का है, 7 दिन का है, 10 दिन का है, तो उनको पहले टूरिस्टिक रेजिडेंस लेना चाहिए और उसके बाद फिर आगे जो है ना दूसरे रेजिडेंस के लिए प्रोसेस करना चाहिए। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया। जी सर मैं वेलकम। आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या टूरिस्ट रेजिडेंस परमिट पर शहरियत मिल जाती है? जी देखें, बहुत से लोग जो यूरोप से आते हैं, यूके से, अमेरिका से, कनाडा से,
उनका टूरिस्टिक रेजिडेंस हर साल रिन्यू होता रहता है। जी सर। वो अगर 8 साल रहते हैं टर्की में तो उनको फिर फॉर लाइफ टूरिस्ट लॉन्ग टर्म टूरिस्ट रेजिडेंस मिल जाता है। तो वो उनका एक परमानेंट रेजिडेंस की तरह ही होता है। सही लेकिन हो गया उनको सर। पासपोर्ट नहीं मिलता। पासपोर्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट है कि या तो आप बिजनेस रेजिडेंस पे रहते हो 5 साल आप रहें, या आप प्रॉपर्टी रेजिडेंस पे रहें, तो ही आपको मिलेगा। सही हो गया। टूरिस्ट रेजिडेंस पे लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट मिल जाता है 8 साल के बाद, जो दोबारा रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं होती। जी सर। लेकिन ये जो नेशनैलिटी जिसे हम पासपोर्ट कहते हैं, पासपोर्ट या तो बिजनेस रेजिडेंस में मिलेगा, इन्वेस्टर रेजिडेंस में मिलेगा, प्रॉपर्टी रेजिडेंस में मिलेगा। सही हो गया सर, बहुत ठीक है। शुक्रिया सर आपका। वेलकम। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि टूरिस्ट रेजिडेंस के 12 फायदे क्या हैं? जी कलीमुल्ला, ये आपने एग्जैक्टली 10 से 12 फायदे जो है उसको शॉर्टलिस्ट किया है। जी सर। तो देखें, आप अगर टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट लेते हैं तो उसके आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो इस हवाले से हमने एक लिस्ट आप लोगों के लिए तैयार की है कि वो कौन से 12 फ़ायदे हैं जो आपको टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट लेने के बाद हासिल होंगे। सबसे पहला फ़ायदा इसमें हमने ये देखा कि आप जब टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट लेते हैं तो आप अकेले या फैमिली के साथ तुर्की में रह सकते हैं जितना अरसा आप चाहें। तो ये तो सबसे पहला फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि अगर आप लॉन्ग हॉलीडेज़ के लिए आना जाना चाहते हैं तो आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी आएँ और महीना 2 महीने रहें फिर चले जाएँ, आप फिर आएँ फिर रहें चले जाएँ। लॉन्ग हॉलीडेज़ के लिए ये बहुत अच्छा है टूरिस्टिक रेजिडेंस, आपको बार बार वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा। तीसरा फ़ायदा ये है कि बहुत से लोग जो फॉरेनर्स हैं या दूसरे ममालिक से हैं, अगर वो यहाँ पर वो टर्की में आकर शादी भी कर सकते हैं इस पर। मसलन बहुत से लोग जो हैं रशिया से आती हैं लड़कियाँ, यूक्रेन से आती हैं या दूसरे ममालिक से आती हैं और वो आकर टर्की में शादी कर लेती हैं, या दूसरे ममालिक से लड़के आते हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो वो टर्की में शादी कर लेते हैं। तो आप एक लॉन्ग टर्म जब आते हैं टर्की में तो इस टूरिस्टिक रेजिडेंस पे आप शादी भी कर सकते हैं। लड़का हो या लड़की हो तो वो अपनी मर्ज़ी का जो है और वो अपना पसंद का, लड़की है तो लड़के से शादी कर सकती है और लड़का है तो लड़की, यानी अपनी मर्ज़ी का स्पाउस ढूंढ सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो चौथा इसका फ़ायदा है, आप टर्किश लोगों के साथ आपको मिलने जुलने का एक मौका मिलता है। लॉन्ग टर्म आप जब रहते हैं टर्की में तो टर्की में आपको बिज़नेस कॉन्टैक्ट्स बनाने का मौका मिलता है और चांस मिलता है। तो ये भी एक इसका एडिशनल बेनिफिट है। इसके साथ साथ ये है कि आप इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं, पांचवा इसका फ़ायदा है कि जो भी इंटरनेशनल कंपनी है उसमें आप एवरेज सैलरी से अबव सैलरी पर काम कर सकते हैं। मसलन एवरेज सैलरी है 2450 टर्किश लीरा, तो आप 3000 4000 5000 टर्किश लीरा वाली जॉब अगर आपको मिलती है तो वो कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है। तो आप टूरिस्टिक रेजिडेंस पे उसको कन्वर्ट करवा कर बिजनेस रेजिडेंस में आसानी से काम भी कर सकते हैं। तो एवरेज सैलरी से अबव सैलरी पे आप काम कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये होता है कि जो सीजनल वर्क है उनमें भी टूरिस्टिक रेजिडेंस पे आप काम कर सकते हैं। मसलन होटल इंडस्ट्री है या टूरिस्ट इंडस्ट्री है, उसमें बहुत से लोग टूरिस्टिक रेजिडेंस पे ही काम कर रहे होते हैं। ठीक है। इसके साथ ये है कि जो इसका छठा फ़ायदा है कि आप टर्की में अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आपके पास टूरिस्टिक रेजिडेंस है तो आप आसानी से अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। सातवां फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास किसी भी दूसरे मुल्क का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप अपने उस ड्राइविंग लाइसेंस को रिप्लेस करवा सकते हैं टर्की के ड्राइविंग लाइसेंस में। और आठवां फ़ायदा ये है कि आप इस टूरिस्टिक रेजिडेंस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टर्की में आप कमर्शियल किसी प्रॉपर्टी को ख़रीद सकते हैं या कमर्शियल किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ नौवां फ़ायदा, आप प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं और प्रॉपर्टी रेजिडेंस ले सकते हैं। 10वां फ़ायदा, आप प्रॉपर्टी ख़रीद कर इन्वेस्टमेंट करके सिटीज़नशिप ले सकते हैं। और 11वां फ़ायदा कि आप घर किराए पे लेकर अपने नाम पे रेंटल एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। और इसी तरह से 12वां फ़ायदा इसका जो है वो आप बिज़नेस रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और बिज़नेस रजिस्टर करवाने के बाद आप इसी तरह से बिज़नेस रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं। और इसके बाद बोनस फ़ायदा ये है कि अगर कोई बंदा रिटायर होना चाहता है,
मसलन उसकी उम्र 50 साल, 55 साल, 65 साल से ज़्यादा है। टर्की में जो 65 साल से ज़्यादा एज के लोग हैं उनको एक रिटायर पीपल कंसिडर किया जाता है। तो आप टूरिस्टिक रेजिडेंस पे आप रिटायर लोगों की लाइफ भी गुजार सकते हैं। बहुत से यूरोपियन लोग, अमेरिकन और कनाडा से आए हुए लोग टर्की में रिटायर होते हैं। तो ये 12 फ़ायदे थे। मैं दोबारा से इनको एक लिस्ट कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आप रह सकते हैं टर्की में। दूसरा है लॉन्ग हॉलीडेज़ आप कर सकते हैं। तीसरा इसी तरह से टर्किश आप सिटीज़न से शादी कर सकते हैं। टर्किश लोगों के साथ बिजनेस कॉन्टैक्ट्स बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप इंटरनेशनल कंपनी में जॉब कर सकते हैं। टर्की में बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। और इसके साथ साथ अपना फॉरेन ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं टर्किश में। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, सिटीज़नशिप ले सकते हैं और घर किराए पे ले सकते हैं। साथ ही साथ आप अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और रिटायर्ड लोगों की ज़िंदगी भी आप जी सकते हैं। जो अगर आपकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है तो आप टर्की में रिटायर भी हो सकते हैं। तो ये सारे फ़ायदे हैं। अगर आप टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट लेते हैं तो इस पे आपको बार बार वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होगी। ये 1 साल का भी होता है और 2 साल का भी होता है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट इसको कहा जाता है। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। यू वेलकम। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि अगर टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट के बारे में आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट करें, आपको उसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आपका सवाल है जो उसका रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप तुर्की में किस तरह से फर्नीचर शॉप बना सकते हैं, इसके लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसका तरीका कार क्या है। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।